मैं वो हूँ जिसे इतिहास ने तात्या टोपे के नाम से जाना, लेकिन जन्म के समय मेरा नाम रामचंद्र पांडुरंग यावलकर रखा गया था। किसी ने मुझे विद्रोही कहा, किसी ने षड्यंत्रकारी, लेकिन मेरी मातृभूमि ने मुझे केवल एक सिपाही माना, भारत माता का सिपाही। आज जब मेरी कहानी को अधूरा, तोड़ मरोड़ कर और संदेह से भरा हुआ बताया जाता है, तब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं स्वयं अपने जीवन की कथा कहूँ, बिना अलंकार, बिना भय और बिना झूठ। मेरा जन्म सन 1814 में महाराष्ट्र के नासिक के समीप स्थित येवला नामक गांव में हुआ। मैं एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे असाधारण मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दिया। मेरे पिता पांडुरंग पंत पेशवा बाजीराव द्वितीय के विश्वास पात्र सैनिकों में गिने जाते थे। जब अंग्रेजों ने मराठा सत्ता को कमजोर कर पेशवा को बिठूर निर्वासित किया, तब मेरा परिवार भी उनके साथ वहां चला गया। उस समय मेरी आयु इतनी कम थी कि मैं राजनीति नहीं समझ सकता था, लेकिन पराजय का दर्द मैंने उसी उम्र में देख लिया था। बिठूर में मेरा जीवन केवल पुस्तकों और खेलों तक सीमित नहीं रहा। वहीं मैंने अस्त्र शस्त्र उठाना सीखा, घोड़े की पीठ पर संतुलन बनाना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध को समझना सीखा। उसी भूमि पर मेरी मित्रता नाना साहब से हुई, जो आगे चलकर मेरे जीवन की धुरी बन गए। हमने साथ साथ शिक्षा ली और रानी लक्ष्मीबाई के साथ शस्त्र अभ्यास भी किया। वह समय मेरे लिए केवल सीखने का नहीं था, बल्कि भीतर एक योद्धा को जन्म देने का समय था। एक दिन शस्त्र अभ्यास के दौरान हमें 5 तीर दिए गए और लक्ष्य भेदन की परीक्षा रखी गई। जहां अन्य योद्धाओं के तीर लक्ष्य से चूक गए, वहीं मेरे 5 तीर सीधे लक्ष्य पर जा लगे। उस क्षण मैंने जाना कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीता जाता, बल्कि धैर्य, एकाग्रता और सही समय के निर्णय से जीता जाता है। उसी दिन मैंने स्वयं को केवल सैनिक नहीं, बल्कि रणनीतिक योद्धा के रूप में देखना शुरू किया। मेरे नाम के साथ जुड़ी टोपे की कहानी भी साधारण नहीं है। एक बार मैंने राज्य के एक भ्रष्ट अधिकारी को जनता के सामने दंड दिलवाया। मेरे इस साहसिक कार्य से प्रसन्न होकर पेशवा ने मुझे रत्नों से जड़ी एक विशेष टोपी भेंट की। लोग मुझे स्नेह से तात्या कहने लगे और उस टोपी के कारण मेरा नाम टोपे से जुड़ गया। यह नाम केवल पहचान नहीं थी, यह मेरे दायित्व का प्रतीक बन गया। फिर सन 1857 आया और भारत की मिट्टी में दबी चिंगारी ज्वाला बन गई। कानपुर, अवध, झांसी और ग्वालियर, हर दिशा में असंतोष उफान पर था। बाहर से हम अंग्रेजों के प्रति वफादारी का नाटक कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब पूरा देश एक साथ खड़ा होगा। 22 मई 1857 को हमने अपने इरादों को कर्म में बदला और विद्रोह ने आकार लेना शुरू किया। नाना साहब की सेना की संपूर्ण व्यवस्था मेरे हाथों में थी, सैनिकों की भर्ती से लेकर रणनीति तक। अंग्रेजों के लिए मैं केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि चलता फिरता युद्ध मानचित्र बन चुका था। जहां वे शक्ति से लड़ते थे, मैं चतुराई से लड़ता था। यही कारण था कि कई बार कम संसाधनों के बावजूद हम उन्हें असमंजस में डाल देते थे। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, तब मैं कल्पी से वहां पहुंचा, लेकिन परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं रहीं। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़नी पड़ी। हम कल्पी होते हुए ग्वालियर पहुंचे, जहां कुछ समय के लिए विजय मिली, लेकिन अंग्रेजों की शक्ति अस्थायी रूप से ही रुकी। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। उस दिन केवल एक योद्धा नहीं गिरा, उस दिन भारत की आत्मा रोई। इसके बाद अंग्रेजों का सारा ध्यान केवल मुझे पकड़ने पर केंद्रित हो गया। वर्षों तक मैं जंगलों, पहाड़ियों और आदिवासी क्षेत्रों में भटकता रहा। वे मुझे युद्ध में नहीं हरा सके, इसलिए उन्होंने विश्वासघात का मार्ग चुना। 7 अप्रैल 1859 की रात मुझे छल से बंदी बना लिया गया। जिस तात्या टोपे को रणभूमि में नहीं हराया जा सका, उसे धोखे से पकड़ा गया। मेरे मुकदमे का परिणाम पहले से तय था, फांसी। मेरी मृत्यु को लेकर आज भी प्रश्न उठते हैं। कुछ कहते हैं कि मैंने स्वयं मृत्यु को स्वीकार किया, कुछ कहते हैं कि फांसी किसी और को दी गई। सच चाहे जो हो, इतना निश्चित है कि मेरी आत्मा कभी पराजित नहीं हुई। मैं शरीर से समाप्त हुआ या नहीं, यह गौण है। जब जब भारत स्वतंत्रता की बात करेगा, मेरा नाम उसकी सांसों में जीवित रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।